नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन साइंस और टेक्नोलॉजी का यह सेशन लेकर के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने आज का यह सेशन पीएनएसटी स्पेशल बॉटनी पार्ट 2 लेकर के बच्चों आपके सामने हैं। चैनल पर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले वाले सेशन में बॉटनी का जब सेशन लेकर के हम आए थे, 15 सवालों को हमने थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया था। आज फिर से दूसरे सेशन में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पीएनएसटी में आने की संभावना है, उन सवालों को थ्योरी के साथ पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। पूरा सेशन हमारा 1 घंटे से ज़्यादा का हो सकता है, इसलिए डिस्कशन के लिए रुके जरूर, सिर्फ प्रश्न को करके चले जाएं। ऐसा ना करें, जब सेशन में आ जाएं तो लगातार सेशन में हमारे साथ बने रहें। यदि आप नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा, स्टेट पीएससी में दे रहे हैं तो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नर्सिंग की परीक्षा दे रहे बच्चों के लिए यह इंपॉर्टेंट सेशन होगा। बॉटनी में कैसे सवाल आते हैं और इन सवालों को देख करके आप ये तय कीजिए कि क्या आपने थ्योरेटिकल या बॉटनी के कंसेप्ट को इतने गहराई से पढ़ा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो अभी आपके पास वक्त है और पढ़ लीजिए। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो देखिएगा आपसे सवाल नहीं बनेंगे। फिर से आपको बता रहे हैं कि पहले के पार्ट में जब आप डिस्कशन करते हैं और उत्तर देते हैं तो ज़्यादातर उत्तर आपके गलत होते हैं। उसका एक ही कारण है कि आप थ्योरी नहीं जानते। हमारी कोशिश है प्रत्येक सवाल में आपको थ्योरी समझाएं, इसलिए पूरे सेशन को अटेंड कीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप क्लास में जब आते हैं, या ये हमारी क्लास जब आज शाम 5 बजे लाइव होगी, तो लाइव सेशन में क्लास को छोड़ करके मत जाइए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो क्लास को समझने की और थ्योरी पढ़ने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई ऐसी थ्योरी है जो आपको समझ में नहीं आती, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आज शाम को 5 बजे लाइव जब हम रहेंगे तो आप लिखिएगा, उसका भी वीडियो बना करके आगे कुछ दिनों के में हम आपको देंगे। हम बहुत जल्दी आपका कोर्स पीएनएसटी की परीक्षा हो उसके पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं वो पूरा करना चाहते हैं। साथ में कई बच्चों के मैसेज हमारे पास आए हैं कि सर 1 या 2 वीडियोज इंग्लिश के भी हों, तो हमारी कोशिश इंग्लिश के भी क्लास लेने की है। जल्दी ही इंग्लिश के कोर्स को भी हम लॉन्च करेंगे। तो नीट के बच्चे, स्टेट पीएससी के बच्चे, यूपीएससी के बच्चे जरा इन सवालों को देखें, क्या उनकी तैयारी इस तरह से है। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और शेयर करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चले सेशन की ओर। और पहला सवाल एमसीक्यू सेशन में उसी तरह पूछेंगे आपसे, उत्तर आप बताएंगे। जल्दी में उत्तर मत कीजिएगा, यदि जल्दी करेंगे तो उत्तर गलत होगा। सोचिएगा फिर उत्तर कीजिएगा। और जब हम 15 सवाल आपसे पूछ लेंगे तो 15 सवालों के बाद जब उत्तर करने आएंगे तो पूरी थ्योरी लिख लिख करके बताएंगे, क्योंकि डिस्कशन का पेज हमने लगाया है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बॉटनी का ये रहा। एक जीन एक एंजाइम, नीट का ये सवाल है, पीएनएसटी में भी हो सकता है। एक जीन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझने की कोशिश करें। हम जरूरत पड़ी तो पूरी का पूरा ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन
एक एंजाइम परिकल्पना। वन जीन एंड वन एंजाइम हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस है। वन जीन वन एंजाइम मतलब एक जीन एक एंजाइम के लिए बना, या आप ये कह लीजिए कि एक एंजाइम एक जीन के लिए बना है। ये हाइपोथेसिस प्रस्तुत करने के लिए एक वैज्ञानिक दिए हैं बीडल और टेटम। यह भी सवाल पीएनएसटी में पूछा गया था, बीडल और टेटम। एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना बीडल और टेटम के द्वारा दी गई। यह सवाल भी पीएनएसटी ने पूछा था। उत्तर तो अभी हम दे रहे हैं आपको। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए बीडल और टेटम ने किस जीव पर प्रयोग किया, यह सवाल है। ने किस जीव पर प्रयोग किया। यह 2018 के परीक्षा में नीट में पूछा गया था। एक जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल और टेटम के द्वारा दी गई। जिस जीव पर प्रयोग किया गया उस जीव का आपको नाम बताना है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, वो जीव कौन सा है? इसर्चिया कोलाई है। क्या वह इसर्चिया कोलाई है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह नॉस्टॉक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ड्रोसोफिला है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह न्यूरोस्पोरा है? यह आपके सिलेबस का है। यदि आपने बॉटनी के सिलेबस को, जो पीएनएसटी, नीट या यूपीएससी का सिलेबस निर्धारित है, उस सिलेबस में यह सवाल है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना बीडल और टेटम ने दिया, लेकिन यह परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए एक जीव का इस्तेमाल किया। क्या वह इसर्चिया कोलाई है? क्या वह नॉस्टॉक है? क्या वह ड्रोसोफिला है? क्या वह न्यूरोस्पोरा है? बच्चों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और यदि आप कमेंट बॉक्स में जब उत्तर लिख रहे हैं, यदि आपका उत्तर जानते हैं, यह थ्योरी आपने पढ़ा है, तो पूरी गंभीरता से उसका उत्तर लिखिए। और जब हम सेशन के अंत में वापस आएंगे तो इसको थ्योरेटिकल आपको बताएंगे कि उन्होंने ये जीव का प्रयोग क्यों किया, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। बच्चों, दूसरा सवाल पीएनएसटी में और यूपीएससी में पूछा गया। वाटसन और क्रिक, ये वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में आपने सुना है। वाटसन और क्रिक, और ये डबल हेलिकल मॉडल के बारे में इनका नाम जाना जाता है। वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, अंग्रेजी में, अंग्रेजी वाले बच्चे, डबल हेलिकल मॉडल। यूपीएससी का सवाल है, वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल क्या कहलाता है? यदि आप सामान्य किताब सिर्फ सरसरी निगाह से पढ़े होंगे, उत्तर नहीं बनेगा। यदि आपने गंभीरता से पढ़ा होगा तो पहली ही लाइन में एनसीईआरटी की बुक में यह उत्तर लिखा हुआ है कि वाटसन और क्रिक का
डबल हेलिकल मॉडल क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ए, क्या उसको सी डीएनए कहते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको बी डीएनए कहते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको जेड डीएनए कहते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको डी डीएनए कहते हैं? यह सवाल संभव है कि आगे भी परीक्षा में पूछा जाए। तो ये हमारा दूसरा सवाल, इसका भी उत्तर हम आपको समझाएंगे थ्योरेटिकल बेस क्या है, इसके लिए भी डिस्कशन का पेज लगाया है। बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ी, बॉटनी में कई बार पढ़ी, ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। एक सवाल पीएनएसटी में और नीट दोनों की परीक्षा में यह पूछा गया। जब आप पूरी साइकिल को पढ़ते हो तो एक जगह नाम आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक अणु हो एसिटाइल कोएंजाइम ए का, जब एक अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपूर्ण रूप से जलता है, यह सीधा इसका प्रश्न है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? कितने, सोचिए, कितने एटीपी इसी तरह के सवाल आएंगे, कठिन सवाल आएंगे। हमारे पास बच्चे मैसेज करते हैं, सर इसका पीडीएफ बना कर दीजिए। हम हाथ से लिखते हैं, मेहनत पड़ती है, हाथ थकता है। हाथ से लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम प्रश्न आपको समझने के लिए समय दे पाए। क्यों? क्योंकि आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं है जितना आपका पेपर कठिन आने वाला है, इसलिए समय देते हैं। उसकी थ्योरी समझने के लिए आपको समय देते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, यह सवाल था। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यदि आपको पता होगा। क्या वो 12 एटीपी के अणु हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 15 एटीपी है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 19 एटीपी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो 38 एटीपी है? कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि क्यों आप उत्तर दे रहे हैं 12, क्यों दे रहे हैं 15, क्यों दे रहे हैं 19? क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक अणु पूछ रहे हैं। जरा मैथमेटिक्स अपनी सही रखना, तब उत्तर देना। कुछ बच्चे मैसेज करके कहते हैं कि सर यदि पीडीएफ के फॉर्म में होगा तो हम ज्यादा जवाब कर पाएंगे। ज्यादा प्रश्नों के चक्कर में ना फंसो, ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाओगे। परीक्षा सरल नहीं है आपकी, परीक्षा कठिन है। परीक्षा कठिन ना होती या सवाल कठिन ना होते तो सबके सब ही सेलेक्ट होते ना। इसलिए जितना पढ़ो पूरी ताकत, ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ो। इसका भी डिस्कशन हम आपको देंगे। प्रश्न यहां भी कठिन नहीं है, तीसरा सवाल भी सरल नहीं है। उत्तर देना जरा, इसका भी डिस्कशन करेंगे। चौथा सवाल, एक साइकिल है जिसको हम TCA साइकिल कहते हैं। इसका पूरा नाम हम आपको बता दें, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल।
जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 हो उसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। टीसीए चक्र में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का उत्प्रेरक क्या है? देखो, बाल की खाल से सवाल निकालना। टीसीए साइकिल का प्रोडक्ट पूछता, बाई प्रोडक्ट पूछता, एंजाइम का नाम पूछता, नहीं पूछा। उसने कहा ऐसे एंजाइम जिसका नाम डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसका उत्प्रेरक बता दो। यह सवाल छत्तीसगढ़ के पीएससी में पूछा गया। टीसीए चक्र में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का उत्प्रेरक क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह यमन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सीयू है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह एफई है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह यमो है? कंफ्यूज मत होना। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब पूरी थ्योरी पढ़ोगे तब ये ढूंढ पाओगे कि कौन सा एलिमेंट उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये चौथा सवाल, इस पर भी डिस्कशन करेंगे, टीसीए साइकिल समझाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। 5वां सवाल, एक प्रकाश संश्लेषण की ही क्रिया में एक चीज और बनती है। वहां से यह सवाल पीएनएसटी में पूछा गया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद है। ये तो दुनिया जानती है। प्रथम स्थायी उत्पाद है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट। वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसका ये प्राइमरी परमानेंट प्रोडक्ट है? ये सवाल पूछा, बताना जरा। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह लाइट रिएक्शन का है? लाइट रिएक्शन का है, प्रकाश अभिक्रिया का है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह अप्रकाशी या डार्क रिएक्शन का है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह C4 साइकिल का है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह C3 साइकिल का है? देख लो, प्रकाश संश्लेषण में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको गहराई से घुसकर पढ़ लेना। पीएनएसटी का सवाल है, 2018 में यह पूछा गया। क्या आप बॉटनी को जब पढ़ते हो तो गंभीरता से पढ़ रहे हो? इन सवालों को दिखाने का मतलब यह है कि आप जब भी थ्योरी पढ़ो गहराई में जाकर के पढ़ो। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद है किसका? प्रकाश अभिक्रिया का, अंधकार अभिक्रिया का, C4 साइकिल का या C3 साइकिल का। इसका भी स्थायी परमानेंट सोल्यूशन लिखेंगे। 6वां सवाल, एक जीके का सवाल आया लेकिन वो बॉटनी से जुड़ा था। यूपीएससी ने भी पूछा, पीएनएसटी ने भी पूछा। यूपीएससी में इस पर सवाल विस्तार से पूछा। देखिए जरा, 2 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई। लिखते हैं पहले सवाल को। 2 बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं जिन्हें
मिथाइल आइसोसाइनेट MIC तथा चिरनोबल त्रासदी के नाम से चीमोबिल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई हैं, इसके बारे में आप कई बार पढ़ते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ये कहां और कब घटित हुई। ये कहां और कब। देखिए आपका जीके कितना मजबूत है। जीके के भी सवाल पीएनएसटी ने पूछे। दो बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुई, MIC तथा च्योमोबिल त्रासदी के नाम से इनको जाना गया। आपको बताना है। ए लिख रहे हैं भोपाल 1984 और यूक्रेन 1990। मतलब ये यूक्रेन की घटना है, ये भोपाल की घटना है, ये पक्का है। बी भोपाल 1984, यूक्रेन 1986। सी ऑप्शन दे रहे हैं भोपाल 1984 और यूक्रेन 1988। और डी ऑप्शन दे रहे हैं भोपाल 1986, यूक्रेन 1988। यदि आपका जीके मजबूत है तो इस प्रश्न का जवाब कीजिए। उत्तर तो हम बताएंगे ही, लिखेंगे छठ में। बच्चों 7वां सवाल, सातवां सवाल है, किस पौधे की, नीट का ये सवाल, किस पौधे की पत्तियों पर, किस पौधे की पत्तियों पर रंध्र, रंध्र का मतलब स्टोमेटा, ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर समान संख्या में उपस्थित होते हैं। इसको अंडरलाइन करना, समान संख्या में उपस्थित। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो वाटर लिली है? क्या वह वाटर लिली है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पोटोमोजीटोन है? पोजोमोजीटोन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गेहूं है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आलू है? हम ऐसे पौधे की बात कर रहे हैं जिसकी लीफ, मान लीजिए ये ऐसी लीफ है,
इस लीफ में जितने स्टोमेटा ऊपर है उतने ही स्टोमेटा पत्ती के दूसरे साइड में हैं। मान लीजिए स्टोमेटा इधर 5 है तो इतने ही स्टोमेटा इक्विरेट 5 इधर भी हों। ऐसा कौन सा पौधा है ये आपको बताना है। नीट में पूछा गया है सवाल, इसका भी डिस्कशन 7वें सवाल पर करेंगे। 8वां सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ ये सवाल, पॉलीटीन गुणसूत्र पाया जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम गुणसूत्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट में, यानी कीटभक्षी पौधों में। बी ऑप्शन दे रहे हैं बुल्लेफॉर्म सेल्स में, बुल्लीफॉर्म कोशिकाओं में। सी ऑप्शन दे रहे हैं कुत्ते की लार ग्रंथियों में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में। सिलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, सिलेवरी ग्लैंड ऑफ डॉग किसमें पाए जाते हैं? पॉलीटीन क्रोमोसोम। यदि आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आपको बन जाएगा। इसका भी डिस्कशन हमने बनाया है, इसको भी करें। 9वां सवाल क्रोमोसोम से ही जुड़ा हुआ है कि गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु या इसको अंग्रेजी में सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर का कार्य है सोच समझकर। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है यह सवाल पूछा मध्य प्रदेश पीएससी ने। ए ऑप्शन दे रहे हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र का द्विगुणन। बी ऑप्शन दे रहे हैं गुणसूत्र की गति, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इंग्लिश वाले बच्चे जहां आपको समझ में ना आएगा आप रोकिएगा, हमें बताएंगे हम आपको जवाब। गुणसूत्र की गति, आरएनए का निर्माण, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण। और डी में दे रहे हैं डीएनए का निर्माण। गुणसूत्र का सेंट्रोमियर वाला हिस्सा करता क्या है? गुणसूत्र का डुप्लीकेशन करता है, गुणसूत्र को गति देता है, या आरएनए का निर्माण देता है, या डीएनए का निर्माण करता है? बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स पढ़ते समय फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर को छोड़ देते हैं, वो नहीं पढ़ते हैं। कोशिश करिएगा सही उत्तर बताने की, नहीं बनेगा तो 9वें का डिस्कशन हम करेंगे। 10वां सवाल, एक जीव है मीराबिलस। जेनेटिक्स का यह भी सवाल है, नीट में पीएनएसटी में दोनों में पूछा गया। मीराबिलस
में तीन प्रकार की संतति, तीन प्रकार की संतति 1:2:1, तीन प्रकार की संतति 1:2:1 में पाने के लिए किस प्रकार का क्रॉस करना होगा? किस प्रकार का क्रॉस करना, किस तरह का क्रॉस करो कि जो संतति आए उसमें से एक या तो बिल्कुल बड़ा हो जाए, दो बड़े और छोटे दोनों का गुण रखें, और एक बिल्कुल छोटा हो जाए। ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कई बार हमने 1:2:1 पर बहुत सारे लेक्चर जेनेटिक्स के दिए हुए हैं। जिनके पास सब्सक्रिप्शन है अंदर जाइए और वो सारे जेनेटिक्स के लेक्चर को पढ़ लीजिए। तो मिराबिलस में तीन प्रकार की संतति 1:2:1 में पाने के लिए किस प्रकार का क्रॉस करना होगा? ए ऑप्शन दे रहे हैं। लाल और गुलाबी फूल का, लाल और गुलाबी फूल का, बी ऑप्शन दे रहे हैं लाल और सफेद फूल का, सी ऑप्शन दे रहे हैं गुलाबी और सफेद फूल का, और डी ऑप्शन दे रहे हैं गुलाबी से गुलाबी। तीन प्रकार की संतति 1:2:1 में पाना है तो किसका क्रॉस कराओगे? क्या वो लाल से गुलाबी होगा, क्या लाल से सफेद होगा, क्या गुलाबी से सफेद होगा, या गुलाबी से गुलाबी होगा? इसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे। 11वां सवाल, निम्न में से जैविक कैंची है? निम्न में से जैविक जो कैंची हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फॉर्सिप, बायोलॉजिकल फॉर्सिप आपको बताना है जो काट कूट का काम करता हो, आपको हाथ न चलाना पड़ना हो। सोच समझ कर जवाब कीजिएगा। निम्न में से जैविक कैंची है? क्या जैविक कैंची एंजाइम है? एंजाइम है। क्या जैविक कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है? क्या वो रेस्ट्रिक्शन एक्सो न्यूक्लिएज है? और क्या वो रेस्ट्रिक्शन डीएनएज है? जैविक कैंची क्या है
क्या वो एंजाइम है, क्या वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है, क्या वो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज है, क्या रेस्ट्रिक्शन डीएनएज है। यहां पर सिर्फ काटना है उसको, ये ध्यान में रख करके यदि आप डीएनए को पढ़े होंगे तो आपसे जवाब बनेगा, नहीं तो हम इसका डिस्कशन लिखेंगे। बच्चों 12वां सवाल, निम्न में से कौन सी तकनीक या टेक्निक, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग प्रोटीन का आणविक या मॉलिक्यूलर भार ज्ञात करने, मॉलिक्यूलर वेट, अंग्रेजी में लिख लो, नहीं तो अभी थोड़ी देर में कह दोगे सर अंग्रेजी तो बताया नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने में निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने में होता है। आपको यह बताना है, ए ऑप्शन दे रहे हैं, सजातीयता बंधुता क्रोमैटोग्राफी, सजातीयता बंधुता क्रोमैटोग्राफी, पतली परत सी ऑप्शन दे रहे हैं, आयन आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयन आदान प्रदान क्रोमैटोग्राफी, आयन आदान प्रदान क्रोमैटोग्राफी, और अंतिम दे रहे हैं जेल निस्पंदन, क्रोमैटोग्राफी। कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करने के लिए होता है, यह आपको बताना है। इन चारों में से एक जवाब सही होगा, इसके बारे में, रासायनिक क्रिया के बारे में हम आपको बताएंगे। 13वां सवाल, डीएनए संश्लेषण को या सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस को थायमिडीन रेडियो लेवल डीएनए सिंथेसिस को एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो जाना जाता है। डीएनए सिंथेसिस को थायमिन रेडियो लेवल समावेश से जाना जाता है, या ये लिख लीजिए, समावेश से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह क्षार केवल डीएनए में पाया जाता है।
यदि एक लाइन का उत्तर होता तो निश्चित आप उसका उत्तर तुरंत करते। थोड़ा सा ये प्रश्न कैसे घूम रहा है ये देखिए, क्योंकि यह क्षार केवल डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में इसके स्थान पर, आरएनए में इसके स्थान पर यूरेसिल होता है। अब करीब करीब उत्तर आपके पास आ गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं एडिनिन, बी ऑप्शन दे रहे हैं यूरेसिल, सी ऑप्शन दे रहे हैं थाइमिडीन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए सिंथेसिस को थाइमिडीन रेडियो लेवल समावेश से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि यह क्षार केवल डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में इसके स्थान पर यूरेसिल होता है। ये आपको बताना है कि क्या वह एडेनिन है, क्या वह यूरेसिल है, क्या वह थाइमिन है, क्या डीऑक्सी राइबोज है। इसके हालांकि हमने पूरी की पूरी थ्योरी ही लिख दी, कोई बात नहीं, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ही लिख दिया है। खैर आप कर पाते या नहीं कर पाते, फिर इसको और विस्तार से समझाएंगे कि रेडियो लेवल समावेश क्या होता है। ये इसके डिस्कशन में हम शामिल करेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ा करके वहाँ से सवाल निकाले थे, इसलिए पूरी थ्योरी लिख दिया है, कोई बात नहीं। 14वां सवाल है, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता? क्या वह सेल मेम्ब्रेन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सेल वॉल है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह डीएनए है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह साइटोप्लाज्म है। माइकोप्लाज्मा में नहीं है तो क्या नहीं। माइकोप्लाज्मा की संरचना पर हम बहुत सारे लेक्चर जब सेल पढ़ा रहे थे, इसके पहले के वीडियो को आप देखिएगा। आज तो हमको लगता है 81 नंबर का ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसके पहले 80 वीडियो हो चुके हैं। सारे वीडियो पढ़ने की कोशिश करिएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण सेशन पीछे डले हुए हैं। माइकोप्लाज्मा को भी विस्तार से एक वीडियो पर पढ़ाया है, माइकोप्लाज्मा पढ़िएगा, क्या नहीं होता, आज भी डिस्कशन करेंगे। और 15वां सवाल वायरस से। वायरस, ये भी नीट का सवाल। वायरस की पहचान बताइएगा, लिख रहे हैं स्वयं का, मतलब वायरस का स्वयं का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। क्या सही है ये बताना। वायरस में भी कह रहे हैं डीएनए या आरएनए पाया जाता है। सी कह रहे हैं विकल्पी परजीवी होते हैं। विकल्पी और
प्रतिजैविक द्वारा या एंटीबायोटिक के द्वारा मारे जाते हैं। एंटीबायोटिक के द्वारा मारे जाते हैं। एक और सवाल, चूंकि एक सवाल हम लोगों ने उधर गड़बड़ किया है, इसलिए इस वाले लाइन में डिस्कशन वाले के आधे पेज में इसका भी डिस्कशन करेंगे। आधे पेज में 16वां सवाल भी ऐड कर देते हैं। 16वां सवाल हमारा, क्योंकि एक प्रश्न गड़बड़ हो गया, 15 सवाल आपके करेक्ट होने चाहिए। एक सवाल और पूछ लेते हैं कि डीएनए का लघुखंड, डीएनए का लघुखंड, स्मॉल सेगमेंट जो हो, डीएनए का लघुखंड जो जीन विनिमय की, जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेता है। नीट में भी सवाल है, पीएनएसटी में भी सवाल है, और यही सवाल रेलवे में भी पूछा गया। डीएनए का लघुखंड जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेता है। क्या कहलाता है, यह बताना है आपको। क्या उसको जीन कहते हैं? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको एलील कहते हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको रेकान कहते हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या उसको कुछ नहीं कहते? या लिख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से 15 सवाल करेक्ट वाले। एक में तो उत्तर ही बता दिया, थ्योरी बताते बताते, प्रश्न पूछते पूछते थ्योरी बता डाला, उत्तर बता डाला, इसलिए एक सवाल जोड़ दिया कि डीएनए का लघुखंड जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, यह बताना है। और एक सवाल और दिमाग में आया, अभी जब हम क्लास को लाइव कर रहे थे तो उसने पूछा था कि लाल टमाटर, हरे टमाटर लाल होते हैं, हरे टमाटर लाल हो जाते हैं पकने पर, तो क्या परिवर्तन होता है? इस पर सवाल था। फिर कभी समय मिला तो उसको पूछेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सभी का डिस्कशन करना है। तो चलते हैं पहले सवाल पर और ले चलते हैं आपको डिस्कशन की ओर। पहले सवाल पर हमने क्या पूछा है, इसका फटाफट डिस्कशन करते हैं। पहला सवाल हमने पूछा था, अब देखिएगा कि आपसे कितना बना, क्योंकि थ्योरी हम समझाएंगे यहाँ। एक जीन एक एंजाइम, यह परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, एक चीज तो इसमें लिख लीजिए कि बीडल और टेटम, ये आपके लिए जरूरी है। बीडल और टेटम, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हाइपोथेसिस दी, वन जीन और वन एंजाइम। ये कई बार सवाल पूछा गया है। हाइपोथेसिस बीडल और टेटम के द्वारा दी। दूसरा पॉइंट ये याद कीजिए कि इन्होंने जो इस्तेमाल किया वो जीव था न्यूरोस्पोर। दो प्रश्न आपके, एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न आपके तैयार होंगे। इसकी ऑब्जेक्टिव जब आप नोट्स बनाइए तो ये दोनों पॉइंट लिखिएगा। बीडल और टेटम वाला न्यूरोस्पोरा पर किया, इसलिए इसका सही जवाब होगा न्यूरोस्पोरा। दूसरे सवाल पर चलते हैं। वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल आपने पढ़ा। डबल हेलिकल मॉडल जो है ये कहलाता है, ये भी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ था कि डबल हेलिकल मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये पक्का है कि आप समझ जाओगे कि वाटसन एंड
क्रिक के द्वारा ये दिया गया। साथ में सन भी आपको याद हो तो लिख लेना, मुझे याद नहीं कि वाटसन और क्रिक ने कब किया, या सन आप हमें बताना। तो वाटसन और क्रिक ने किया। दूसरी चीज़, जो ये मॉडल बना, इस मॉडल को ध्यान से लिखना, इसके भी नोट्स बनाते समय इसका भी ध्यान रखना, और नोट्स हमें भेजा करो। 4-6 लड़के भेजते हैं, बाकी इतने जानकार बन जाते हो, सारे के सारे नोट्स रख लेते हो, देख लेना, चेक कर लेना, पढ़ लेना। दूसरा, ये इस मॉडल को कहा जाता है BDNA मॉडल। BDNA मॉडल इसको बोलते हैं। तो इधर देख लेना क्या BDNA है। यस, इसका सही जवाब होगा BDNA। तीसरे सवाल पर आना, एसिटाइल कोएंजाइम। अब यदि क्रेब्स साइकिल की पूरी साइकिल पढ़ोगे तो क्रेब्स साइकिल की पूरी साइकिल के बारे में 2 चीज़ें हम आपको बता दें, क्योंकि क्रेब्स साइकिल पूरी यहाँ नहीं बता पाएंगे। यदि क्रेब्स साइकिल आपको आती नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो, हम उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। 2 पॉइंट आपको 2 सवाल पूछे गए, दोनों सवाल का जवाब यहाँ लिखे देते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 12 ATP अणुओं का निर्माण होता है। अब यदि हम पूरा 12 कैसे बनता है ये समझाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बच्चों, इसलिए यदि आपको समझ नहीं आता पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। एसिटाइल कोएंजाइम से 12। दूसरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछा गया था PNST में कि ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाए तो टोटल कितने ATP बनेंगे। तो ये भी लिख लेना कि ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण पर 38 ATP बनते हैं। 2 पॉइंट पर आपकी नजर रहे। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एंजाइम कौन सा TCA साइकिल। TCA साइकिल में ये सवाल अक्सर जब ये TCA साइकिल पढ़ते हो तो एक एलिमेंट का नाम आता है। TCA साइकिल पर जो एंजाइम है वो है यमन, यहां लिख लेना। यमन जो है ये TCA साइकिल को, एक तो ये लिख लेना कि TCA साइकिल इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, नोन एज क्रेब्स साइकिल। ओ अंग्रेजी में लिख दिया, आप लिख लेना TCA साइकिल को क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये लिख लेना कि यमियन या मैग्नीज जो होता है TCA साइकिल में डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एंजाइम का उत्प्रेरक है। 5वां सवाल, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद। 5वें सवाल पर आप आओगे तो एक जब पूरी साइकिल पढ़ोगे, बॉटनी के इस चैप्टर पर आओगे तो एक साइकिल आपको मिलेगी और वो साइकिल कहलाती है। एक सवाल ये भी PNST में पूछा है कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का अम्ल है। यहां लिख लो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ये 4 कार्बन अम्ल है।
याद किए रहना, ये भी पीएनएसटी ने पूछा है। 4 कार्बन का अम्ल। और दूसरा पॉइंट में लिख लेना, C4 साइकिल का इसके पहले जितने बनते हैं वो सब अस्थायी है। तो C4 साइकिल का, इसीलिए इसको C4 कहा गया है, याद रख लेना। अब विस्तार से अपनी किताब में पढ़ना, नहीं समझ में आएगा फिर हमको बताना। C4 साइकिल का प्रथम स्थायी उत्पाद। 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, पक्का है, जीके का ये सवाल था, और इसके बारे में आप जानते हो। इसका सही जवाब होगा भोपाल में 1984 में और यूक्रेन में 1986 में ये वाली त्रासदी हुई। तो इसको पढ़ लेना। ये चिरनोबिल, ये इसका CHEMOBYL, ये त्रासदी जो है यूक्रेन में हुई। यूक्रेन में, अब यूक्रेन तो इस समय युद्ध से लड़ ही रहा है, और ये यूक्रेन में कब हुई है? 1986। इस घटना का संबंध यूक्रेन से है। और भोपाल वाली त्रासदी को MIC के नाम से जानते हैं, मेथिल आइसोसाइनेट वाली त्रासदी है, और ये जो है भोपाल में हुई थी, और ये वक्त था 1984 का। ये भोपाल की त्रासदी है। तो ये जीके का याद करना। किस पौधे के पत्तियों पर रंध्र या स्टोमेटा ऊपरी और निचली दोनों सतह पर समान होते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्लासिफिकेशन के वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लेना। हम लिखे देते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्टोमेटा ऊपरी और निचली सतह पर, ऊपरी और निचली सतह पर, ऊपरी और निचले। एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन होते हैं? यह भी एक सवाल में पूछा है। क्या आपको उदाहरण याद है? यदि उदाहरण याद हो तो लिखो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्टोमेटा ऊपरी और निचली सतह पर पाए जाते हैं। एक पॉइंट ये लिख लेना कि ऊपरी और निचली सतह पर, ऊपरी और निचली सतह पर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है, नंबर ऑफ स्टोमेटा समान होते हैं। मतलब यदि पत्ती के ऊपर 5 हैं तो 5 नीचे भी होंगे, ये एक दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो ऑब्जेक्टिव में पीएनएसटी में भी पूछा है, नीट में भी पूछा है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। तो इसका उदाहरण यहां याद रखना सी। पॉलीटीन गुणसूत्र किस में पाया जाता है? एक ये सवाल था। तो पॉलीटीन गुणसूत्र जो है वो ड्रोसोफिला की सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो यह चाहो तो इसको ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का कार्य क्या होता है? ये सवाल है। गुणसूत्र का डुप्लीकेशन है, गुणसूत्र की गति है, आरएनए का निर्माण है या डीएनए का निर्माण है? बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा, पक्का है गलत किया होगा। इसका उत्तर हम आपको बताते हैं कि इसको पहले लिख लीजिए। गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में, बताइएगा कितने बच्चों ने सही किया। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर गुणसूत्र की
गुणसूत्र की गति या मूवमेंट, गति या मूवमेंट को नियंत्रित करने का कार्य करते, मतलब सेंट्रोमियर सिर्फ बीच का स्थान है, तो ये नहीं कि वो बांट देगा उसको दो भागों में या कुछ पकड़ने का काम करेगा। इसका एक ही काम होता है कि ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो याद कर लेना और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लेना। 10वां सवाल था मिराबिलस में 3 प्रकार के संध 1 2 1 किस तरह के फूल का क्रॉस कराओगे कि 1 2 1 का अनुपात आ जाए। यदि आपने जेनेटिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी तो इसको कर लोगे, नहीं बनता तो ये देखो 1 2, पहले देखो 1 2 1 3 प्रकार की संतति, 3 प्रकार की, इसको ध्यान से समझना, 3 प्रकार की प्रोजनी इसको चाहिए, 3 प्रकार की संतति प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की संतति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। ये एक कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले तो उत्तर समझ लो। 3 प्रकार की संतति प्राप्त करने के लिए गुलाबी फूल को गुलाबी के साथ क्रॉस कराना होगा। ये तो सही जवाब हुआ। तो पहले हम लोग इसका गुलाबी से गुलाबी क्रॉस करा लेते हैं। कैसे होगा ये देखो, होमोजाइगस, देखना होमोजाइगस मतलब जो समान हो, होमो का मतलब समान, यानी कैपिटल आर होमोजाइगस, इसको हम लाल कर देते हैं। देखना इधर लिख रहे हैं होमोजाइगस, अब जो जेनेटिक्स पढ़े होंगे उनको समझ जल्दी आएगा। होमोजाइगस सफेद, इसको कैसे डिनोट कर दें बच्चों, छोटे आर से कर दें। अब गुलाबी कैसे बनेगा, ये देखो गुलाबी बनेगा, एक कैपिटल आर ले लें और एक स्मॉल आर ले लें। जैसे आज का हमारा टी शर्ट है, दिख रहा होगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो ये वाला जो होगा ये गुलाबी होगा। अब गुलाबी जो होगा, क्या ये होमोजाइगस होगा? होमो का मतलब समान होता है, ये समान नहीं होगा, यानी हेट्रोजाइगस होगा। तो हेट्रोजाइगस में कैसे कहा आपने, क्योंकि ये कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। अब इसको यदि आप चार्ट में बनाते तो कैसे बनाते, बना देते हैं हम चार्ट, और नहीं समझ में आएगा तो बताना, इसके जेनेटिक्स की क्लास हम लेकर के आने वाले हैं। इसमें हमारे पास देखो एक कैपिटल आर का, एक स्मॉल आर का, एक कैपिटल आर का और एक स्मॉल आर का। अब दोनों में क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल। कैसे, गुलाबी से क्रॉस से हमको क्या बनाना है, 1:2:1। अब चाहे मेल इसको मान लो, एक को मेल मान लो और एक को फीमेल मान लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। और दोनों को क्रॉस कराते हैं, क्योंकि क्रॉस जो होगा नर और मादा में ही होगा। दोनों, एक बच्चे ने तो हमने कहा था ऑफलाइन के केस में, तो दोनों मादा ही मादा बना दिया, ऐसा नहीं होगा। या तो मेल और फीमेल बनाना, नहीं तो ना तो मेल ही मेल बना देना और ना फीमेल ही फीमेल बनाना, क्योंकि एक मेल एक फीमेल होना चाहिए क्रॉस के लिए। अब देखो इसका क्रॉस जब कराएंगे तो क्या होगा, ये आर इस आर के साथ गया, एक आर ये आर,
फिर ये आर इस आर के साथ गया, स्मॉल आर, फिर यहाँ पर क्रॉस कराओ तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, इस आर का इस आर से कराओ, आप देख लो 1:, अब देखो गिन लो, कैपिटल आर, ठीक, फिर अनुपात कैपिटल आर, ये वाला अनुपात देखो स्मॉल आर, फिर ये वाला अनुपात देखो, अनुपात स्मॉल आर। तो दो तरह की संतान बनी, देख लो, ये बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध लाल, देख रहे हो, ये कचड़ा वाली हो गई यानी गुलाबी, और ये शुद्ध सफेद हो गई, बन गया ना 1:2:1। तो इसको पढ़ लेना। निम्न में से जैविक कैंची है, ये सवाल 11वें में पूछा। इसका भी जैविक कैंची किसको कहते हैं ये हम लिख करके आपको बता दें। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन डीएनए को किसी विशिष्ट स्थान से, किसी विशिष्ट स्थान से काटने की क्षमता है, काटने की क्षमता है, अतः इसे, अतः याद कर लेना इसका ना, अतः इसे जैविक कैंची कहा जाता है। 12वां सवाल था हमारा, कौन सी तकनीक का उपयोग प्रोटीन के आणविक उसमें किया जाता है, भार ज्ञात करने में होता है। इसका सही जवाब लिख दें पहले कि प्रोटीन एक बड़ा अणु है, लिख लो बृहद अणु है, एक बात। दूसरी बात, अणुभार जो होगा यानी मॉलिक्यूलर वेट, ये सभी ऑब्जेक्टिव को पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा, तीसरा पॉइंट, जल निस्पंदन क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात किया जा सकता है। तो ये 12वां सवाल। 13वां सवाल, डीएनए सिंथेसिस को वाला ये उत्तर आ ही गया है, तो यहाँ अपन टाइम नहीं लगाएंगे 13वें सवाल का, क्योंकि थाइमिन इधर लिख ही दिया है डीएनए संश्लेषण में। अब क्योंकि यह क्षार केवल डीएनए में होता है। आरएनए में ये लिख लेना कि आरएनए में इसके स्थान पर, थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये पॉइंट याद रखना। इसलिए और अगला सवाल, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता। इसका चित्र बना करके बहुत बार आपको समझाए हैं,
तो पक्का है कि आपने इसका उत्तर किया होगा। 14वें सवाल का सही जवाब है सेल वॉल। सेल वॉल इसमें सबसे छोटा जीव है और ये लिख लेना कि ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक की विशेषता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा गया। प्रोकैरियोटिक है यानी प्रारंभिक कोशिका होती है, ये प्रारंभिक कोशिका है। सेल वॉल तो नहीं होती। और दूसरी इसकी विशेषता है कि स्मॉलेस्ट, ये भी सवाल पूछा है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म। तो एक सवाल के साथ 2-3 सवाल आप जब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के, तो जैसे हम 15 सवाल करवाते हैं, यदि एक सवाल के साथ 3 सवाल आपके पूरे होते हैं तो 45-50 सवाल आप पूरे करते हैं। यदि आप लगातार क्लास में बने रहते हैं तो आपके इस तरह से 45 से 50 सवाल होते हैं। इस तरह से पढ़ने की कोशिश करिए और इस तरह से नोट्स बनाइए, तब आपका पूरा होगा। और बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, स्वयं का मेटाबॉलिक सिस्टम होता है क्या वायरस का? ये सवाल पूछ रहे हैं। तो हम इसके बारे में आपको स्पष्ट बता दें कि वायरस कई जीवित और अजीवित, जीवित और अजीवित के बीच की, जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है, एक बात। दूसरी बात ये बता दें कि प्रोटीन का आवरण होता है, पूरा स्ट्रक्चर समझ लो, प्रोटीन आवरण होता है। और इस प्रोटीन का आवरण का नाम होता है कैप्सिड। ये भी पढ़े रहना, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। और अनुवांशिक पदार्थ जो होता है इसमें, याद कर लेना, अनुवांशिक पदार्थ या तो, ध्यान से सुनना, या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों नहीं हो सकते बच्चों, ध्यान से पढ़ लें। और चूंकि एक प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया था, तो एक प्रश्न और जोड़ दिया कि डीएनए का लघुखंड जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में भाग लेता है वो रेकान कहलाता है। कैसे? इसके अलावा 1-2 सवाल और पूछे गए, तो इस उत्तर में लिख लेना, रेकान वो कहलाता है जीन विनिमय की, डीएनए का लघुखंड है। इसके अलावा जो और सवाल पूछे गए, इसके अलावा सिस्ट्रॉन और म्यूटान भी, सिस्ट्रॉन और म्यूटान भी इसकी इकाई होते हैं। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में पीएनएसटी में पूछे गए, इसकी इकाई के बारे में पूछा गया है। तो ये भी याद रखना, सिस्ट्रॉन और म्यूटान भी इसकी इकाई होते हैं। तो इस तरह से ये 15 सवाल डिस्कशन के साथ, थ्योरेटिकल बमबारी के साथ पूरे हो गए। बच्चों, अब सेशन को यहीं पर रोकेंगे। कैसा लगा सेशन? समझ आया कि नहीं आया? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब भी आप इसका रिकॉर्डिंग सेशन पढ़ेंगे, तब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि समझ आया कि नहीं आया, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आगे का कौन सा नया चैप्टर चाहते हैं, ये भी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और नमस्कार।